हेलो एंड वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ धमाका बैच। तो आ गए हम लेक्चर नंबर 10 बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम एंड इट्स लिमिटेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। जब गैसियस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज किया गया तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होने लगे और हाइड्रोजन एटम एनर्जी के साथ एक्साइट होने लगे, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होने लग गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी में एमिट होने लग गया। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस में बताया गया है। आफ्टर देयर डिस्कवर्स, मतलब जैसे डिस्कवर्स आते गए वैसे स्पेक्ट्रल लाइंस बनती गई और नाम दिया गया। इन 1885 में बाल्मर ने कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, मतलब इन 1885 एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बाल्मर। बाल्मर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्पेक्ट्रल लाइंस की, और अगर स्पेक्ट्रल लाइंस एक्सप्रेस्ड होंगी तो वो भी वेव नंबर में। मतलब जैसे कि अगर ऑब्जर्वेशंस में स्पेक्ट्रल लाइंस की या फिर स्पेक्ट्रल लाइंस अगर एक्सप्रेस्ड होंगी तो वो भी वेव नंबर में एक्सप्रेस्ड होंगी। किसमें? वेव नंबर में। वेव नंबर में स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होंगी और उन्हीं और जो फॉर्मूला वेव नंबर का बन के आएगा उसको हम 109.677 ऐसे लिखेंगे अपॉन 1/2 का स्क्वायर। 2 मतलब बाल्मर जो थे वो उनकी जो लाइन थी वो सेकंड नंबर लाइन थी, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अभी आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा जब आप आगे का वीडियो देखेंगे। तो जो यहाँ पर n है, n की वैल्यू जो रहेगी n इज इक्वल टू 3, 4, 5, मतलब जैसे 2 रहेगा तो 2 से हम n2 की वैल्यू, अगर ये n1 इसको मानो n1, तो n2 की वैल्यू हम कैसे लिखें? n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 1 कर दो, तो फिर n2 इज इक्वल टू जो n1 था यहाँ पर 2 है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया, तो ये 3 आ गया। ऐसे ही आप सो ऑन करते जाएंगे तो आ जाएगा। ये फॉर्मूलाज विजिबल लाइन ओबे करता है। ये जो फॉर्मूला है मतलब बाल्मर की लाइन, ये विजिबल लाइंस ओबे करती हैं। ओबेज विजिबल लाइंस। जो लाइंस इस फॉर्मूला के द्वारा बताई जाएंगी वो बाल्मर सीरीज कहा जाएगा। समझ में आया? जो लाइंस इस सीरीज के या इस फॉर्मूले के द्वारा बताई जाएंगी उसको कहेंगे बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज ऑफ लाइंस ऐसी लाइंस है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में अपीयर होती हैं। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहता है उसमें कई सारी लाइंस रहती है, विजिबल रेज रहती है और एक्स रेज रहती है, गामा रेज रहती है, यूवी रेज रहती है, इंफ्रारेड रेज रहती है, माइक्रोवेव रेज रहती है, ऐसी कई। लेकिन ये जो बाल्मर की सीरीज है इस पे हमको कौन सी लाइन देखने मिलेगी? हमको इसमें स्पेक्ट्रल, इसमें हमको विजिबल लाइंस देखने को मिलेगी। हेंस अब इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो v है, मतलब वेव नंबर है 109.677 और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको सेंटीमीटर इनवर्स ये इसका ऐसे लिखा जाएगा। वेयर जो n1 रहेगा वो चाहे 1,2 मतलब चाहे 1 होगा, 2 होगा या इसके बाद होगा, और जो n2 रहेगा वो कैसे आपको रिप्रेजेंट करना होगा? n1 प्लस 1 n1 प्लस 2, ऐसे आप करते जाएंगे आपको n2 मिलते जाएगा। और जो ये वैल्यू है 109.677 सेंटीमीटर इनवर्स, बस अगर अपन इतना लिखेंगे 109.677 सेंटीमीटर का इनवर्स, इसको हम बोलेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट। तो सिंस फर्स्ट 5 सीरीज फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सीरीज है। इसमें पहली सीरीज का नाम है लाइमन बाल्मर, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज का नाम है पास्चन, और फोर्थ सीरीज का नाम है ब्रैकेट, और फिफ्थ सीरीज का नाम है पी फंड सीरीज। क्या सीरीज? पी फंड सीरीज। और सिक्स सीरीज का नाम होता है हम्फ्री, जो कि अभी हमें नहीं देखना है। अगर हम इसका n1 लिखना चाहें, n1, तो क्या लिखेंगे? n1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये फर्स्ट सीरीज है। अगर हम इसका n2 लिखेंगे तो n2 कैसे लिखेंगे? n1 प्लस 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे 3, 4, 5 कितना भी जाएगा। अब बाल्मर में आ गए। बाल्मर में n1 जो रहेगा वो 2 है, क्योंकि सेकेंड सीरीज है। सेकेंड सीरीज है, ये पूरी क्या है? सीरीज है। तो n2 हमारा क्या होगा? n1 प्लस 1, मतलब 3, 4, कितना भी। फिर जो थर्ड सीरीज है मतलब n1, इसका n1 क्या होगा? 3,
तो N2 क्या होगा इसका, N1 प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 तो होगा 4,5, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ब्रैकेट का भी सेम, इसका 4 होगा, N2 होगा हमारा 5,6। और पी फंड सीरीज में N1 हमारा 5 होगा और जो N2 होगा वो हमारा 6,7, ऐसे होता रहेगा। कितना समझ में आया। और ये जो लाइमन सीरीज है ये यूवी रेंज मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये यूवी रीजन में आती है लाइमन सीरीज। बाल्मर आती है विजिबल रीजन में या विजिबल रेज। पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड ये तीनों आते हैं इंफ्रारेड में ये तीनों, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड। Of all elements, hydrogen atom has the simplest line spectrum. सबसे simplest line spectrum hydrogen atom का होता है। Line spectrum becomes more और more complex for heavier atom. Heavier atom के लिए ये जो line spectrum रहेगा वो बहुत ज़्यादा complex हो जाएगा। तो जो इन लोगों में common features रहती है line spectrum की, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे हम लिखते हैं line spectrum becomes more and more complex for heavier atom, but for hydrogen atom it has simplest line spectrum। अब जो कॉमन फीचर्स होती हैं लाइन स्पेक्ट्रम में वो देखते हैं। कॉमन फीचर्स अब कॉमन फीचर्स क्या क्या है। पहली कॉमन फीचर है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स इज यूनिक रहती हैं। सेकंड रहेगी देयर इज रेगुलरिटी in the line spectrum of each element। तो ये जो मैंने ये पूरी थ्योरी ऐसे बताई आपको, ये जो थ्योरी थी ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की थी। किसकी थी? लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन। इतना समझ में आया। अब ये सब तो समझ में आया होगा, लेकिन काफ़ी सारे सवाल या क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे आप लोगों के माइंड में। जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है समथिंग, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में तो होगा ही एटम के अंदर। व्हाट आर द रीजंस फॉर द सिमिलैरिटीज, अगर सिमिलैरिटीज में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो 1913 में, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम कब की बात है? 1913 की। बोहर का पूरा नाम था नील्स बोहर, या बोर्स भी आप बोल सकते हैं। तो 1913 में नील बोर ने पहली बार हाइड्रोजन एटम स्ट्रक्चर और उसके स्पेक्ट्रम के जनरल फीचर्स के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? एटम के एटमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और उसके स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। ये जो मॉडल था कोई मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर नहीं था। इसको अभी भी यूज़ नहीं किया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रा के कई पॉइंट्स को रेशनलाइज करने में, ये बस हेल्प करता है। तो सम पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम्स आर, कुछ पोस्टुलेट्स थे। पोस्टुलेट्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे और मैं बस इसको समझा दूंगा। इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट या फिर फिक्स्ड रेडियस से मूव करता है, और इसी पाथ को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में, मतलब फिक्स्ड रेडियस में सर्कुलर पाथ में घूमता है और सेम एनर्जी से घूमता है। ये पहला पोस्टुलेट है अपना।
और उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिट, चाहे वो स्टेशनरी स्टेट में हो या फिर कोई भी अलाउड एनर्जी स्टेट में हो। एंड दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। कॉन्सेंट्रिकली का मतलब क्या होता है? मतलब दे ऑल हैव सेम सेंटर, मतलब उनके पास सेम सेंटर है, दे ऑल हैव सेम सेंटर, या फिर हम कॉमन सेंटर भी बोल सकते हैं, कॉमन सेंटर। पहला पॉस्टुलेट था किसके बारे में? ऑर्बिट्स के बारे में। अब जो सेकंड पॉस्टुलेट है अब हमारा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट में रहकर नहीं होती है। हालांकि इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट में जाते हैं जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब एनर्जी एमिट होती है तब वो हायर स्टेशनरी स्टेट से लोअर स्टेशनरी स्टेट्स में चले जाते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो हायर स्टेशनरी स्टेट से लोअर स्टेशनरी स्टेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब एनर्जी एमिट होती है, एनर्जी एमिट, सॉरी ये वाला है एमिट के लिए, ये वाला है एब्जॉर्ब के लिए। अब जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो लोअर स्टेशनरी स्टेट से हायर स्टेशनरी स्टेट की तरफ बढ़ता है। जब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब, अब जो थर्ड है, ये सेकंड था, अब जो थर्ड हमारा पॉइंट है, पॉस्टुलेट है, जब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब या एमिट होती है बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स, दैट डिफरेंस इज डेल्टा ई, और हम V इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच लिखते हैं, और जो डेल्टा ई रहेगा वो उसको हम लिखेंगे हायर स्टेशनरी स्टेट माइनस लोअर स्टेशनरी स्टेट, E1 माइनस E2 माइनस E1 अपॉन एच। और जो E2 माइनस E1 है वो एनर्जीज ऑफ लोअर एंड हायर अलाउड एनर्जीज है। और ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो पूरा फॉर्मूला है, इसको कहा गया है बोर फ्रीक्वेंसी रूल। अब जो फोर्थ पॉइंट है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज MEV इज इक्वल टू NH2 पाई। जो ये n है उसको हम 1, 2, 3 कोई भी नंबर दे देंगे। ये जो Me है वो क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है कुछ? और जो ये R है मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ रेडियस अराउंड न्यूक्लियस। जो रेडियस के अराउंड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जो रेडियस होता है वो R है। और ये V है लीनियर वेलोसिटी। इतना समझ में आ गया? जैसे हम देखते हैं लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू लीनियर वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये है एंगुलर वेलोसिटी और ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला होता है MER², और जो ये एंगुलर वेलोसिटी रहती है उसका फॉर्मूला होता है V/R। तो R से R कैंसिल आउट होगा, MEVR हो जाएगा, और यही हमने ऊपर डिराइव किया है, इज इक्वल टू NH2 पाई। इतना समझ में आया? अब एक कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है क्वांटाइजेशन कंडीशन, जिसमें एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम
जिसको हम एल से डिनोट करेंगे, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होता है। इसलिए कुछ सर्टेन या फिक्स्ड ऑर्बिट्स आर अलाउड। इसमें जो इसका जो फॉर्मूला मतलब बन के आता है L = h/2 हम यहाँ पर n भी लिखते हैं। n जो रहता है वो कोई भी नंबर रहता है, इक्वल टू 1 2 3। जो h रहता है प्लैंक्स क्वांटम नंबर रहता है। मान लो कोई वैल्यू डाल दें, L = n की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पर h/2 और n की वैल्यू अगर 2 होगी तो 2h/2 3 होगी तो 3h/3 सो ऑन हम लोग कर सकते हैं। Derivations of energy of stationary states used by Bohr are quite complicated और इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हालांकि according to Bohr theory for hydrogen atom, according to Bohr theory for hydrogen atom, जो A रहेगा उसका मतलब रहेगा इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी स्टेट्स को हम n = 1, 2, 3 ऐसे लिखते हैं। 1 2 3 को हम कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब रेडियाई स्टेशनरी स्टेट्स की Rn = n² A0, जिसमें A0 की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर होती है और R फॉर रेडियाई। Thus the radius for the first stationary state is called the Bohr radius। जो पहला स्टेशनरी स्टेट का जो रेडियस रहेगा उसको बोहर रेडियस कहा जाता है। बोहर रेडियस फॉर फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। नॉर्मली हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन n = 1 ऑर्बिट में पाया जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r। जब n इंक्रीज होगा तो r भी इंक्रीज होगा। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर प्रेजेंट होता है और जो एनर्जी होती है उस एनर्जी वो होती है -RH 1/n²। जो n होता है वो मतलब नंबर होता है 1 2 3 रेडबर्ग कांस्टेंट, मतलब ये जो RH होता है वो होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 2.18 × 10⁻⁻18 जूल्स। अब हम जैसे कोई भी मान लो n = 1 लेते हैं, उसकी एनर्जी निकालते हैं। E1 = -2.18 × 10⁻⁻18 1/1 का स्क्वायर लिखेंगे तो आंसर माइनस ऐसे यही आ जाएगा। अब मान लो n = 2 निकालें तो E2 हो गया -2.18 × 10⁻⁻18 1/2 का स्क्वायर। तो समथिंग इसकी 545 ऐसी वैल्यूज आ जाएगी इन जूल्स। सो ऑन हम लोग कर सकते हैं और इसकी टेबल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। 2.11 टेबल नंबर होगा टेबल, और इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। जो टेबल है कि उसको बोलेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के को इन्फ्लुएंस से फ्री रहता है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से फ्री रहता है, एनर्जी को 0 मानेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 5 होगा, तो जो 5 हो जाता है और उसको कहेंगे आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, और इसकी एनर्जी हम मानेंगे 0। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट या उसकी n ऑर्बिट में होता है तो जो एनर्जी एमिट होती है वो कम होती है, और यही रीज़न है नेगेटिव साइन इन इक्वेशन का। डिपिक्ट द स्टेबिलिटी रिलेटिविटी टू द रेफरेंस स्टेट ऑफ जीरो एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता है, मतलब n = 5, तो जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। अब बोहर की थ्योरी केवल आयंस कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। बोहर की जो थ्योरी थी वो बस इसके ओनली 1 इलेक्ट्रॉन के आयंस के ऊपर थी, जैसे कि He+, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+ एंड सो ऑन। जो एनर्जी इस तरह के आयंस या ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज आर गिवन बाय द एक्सप्रेशन, मतलब जो ऐसी एक्सप्रेशन के द्वारा जो एनर्जीज हमको मिलती हैं उसका एग्जांपल, मतलब एनर्जी 2.18 × 10⁻⁻18 Z² n², जहाँ पर ये जो Z² है इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर
और जो n स्क्वायर मतलब n इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो z स्क्वायर को एटॉमिक नंबर एंड हैज़ वैल्यूज 2 3 4 फॉर हीलियम, ये हीलियम के लिए, जैसे 2 फॉर हीलियम और 3 फॉर लिथियम, इन जैसे एटम के लिए होती है। और रेडियाई, और इसकी रेडियाई जो होगी वो कितनी होती है, आर एन इज इक्वल टू 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर। इस इक्वेशन से ये पता चलता है द वैल्यू ऑफ एनर्जी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव, एनर्जी की वैल्यू बहुत ही नेगेटिव आने लगेगी और रेडियस बिकम्स स्मॉलर, एनर्जी की वैल्यू जब निगेटिव आने लगेगी, निगेटिव, तो जो रेडियस रहेगा वो भी स्मॉल होता जाएगा विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर लेकिन इंक्रीज होगा। और इससे ये भी पता चलता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है, इलेक्ट्रली बाउंड विथ द न्यूक्लियस। ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मूविंग इन दिस ऑर्बिट्स टू कैलकुलेट, हालांकि कोई प्रिसाइज इक्वेशन यहाँ नहीं पाई गई, कोई भी प्रिसाइज इक्वेशन यहाँ नहीं मिली अपन को। सो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस भी इंक्रीज होगा, और डिक्रीज किसका होगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस, यहाँ पर पॉस्टुलेट्स वगैरह कंप्लीट हो गए, अब हम देखेंगे लिमिटेशंस क्या क्या थी बोहर मॉडल ऑफ एटम की। बोहर मॉडल बहुत ही अच्छा मॉडल माना जाता था और जाता है, नो डाउट कि वो रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के इंप्रूवमेंट में आया था, क्योंकि वो स्टेबिलिटी और लाइन स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयंस नहीं बता पाया। हालांकि बोहर मॉडल वाज टू सिंपल टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या बोहर ने नहीं बता पाया, पहला क्या, ये मॉडल फाइनेस्ट नहीं था, क्योंकि ये डबलेट यानी दो बहुत पास की लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के बीच नहीं बता पाया, फाइनेस्ट नहीं था। सेकंड क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन हीलियम विच पोजेसेस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाया, क्योंकि यहाँ बस हाइड्रोजन हीलियम ही बता पा रहा था। अब क्या, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम कहते हैं जीमन इफेक्ट, और एन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। अब फोर्थ जो पॉइंट था, द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। फिफ्थ जो थी वो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम नहीं बता पाया, इन अ सेलिएंट फीचर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर नहीं बता पाए बोहर ने। लेकिन हालांकि बोहर का बहुत मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा माना गया, लेकिन इन्होंने भी बहुत सारी मिस्टेक तो नहीं, लेकिन कई सारी चीज़ें प्रूफ नहीं कर पाई। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके पहले देख के आइए, फिर ये वाला फिर से देखिए, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए।